वेलकम बैक टू केमिस्फेयर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेई मेन 2022 का केमिस्ट्री पेपर 24 जून 2022 का इवनिंग शिफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है 120 grams ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन गिव्स 330 grams ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 270 grams ऑफ वाटर ऑन कंप्लीट कंबशन। द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली विल बी व्हाट। तो इसमें आपको जो भी हाइड्रोकार्बन है उसमें आपको पता होना चाहिए CXHY अगर हम अज्यूम कर लेते हैं उस हाइड्रोकार्बन का वेट, तो उसको हमें आपको कंबस्ट करना होता है O2 के साथ और उसमें मिलेगा आपको CO2 प्लस H2O। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे अगर आप, क्योंकि यहाँ पर X और Y दो अननोन वेरिएबल्स हैं, तो इन वेरिएबल्स को बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर X यूज़ करेंगे, यहाँ पर y/2 यूज़ करेंगे और यहाँ पर यूज़ करेंगे x प्लस y/4। तो इसमें अगर आपको ये देखना है कि इसका एक्चुअल वेट का रिलेशन क्या है, तो ये 120 ग्राम्स दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 330 ग्राम्स और ये दिया है 270 ग्राम्स। तो इसमें आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका होगा कि अगर आप इसमें उसका वेट को ही अज्यूम कर ले, क्योंकि x कितना है y कितना है हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर एक इजी सोल्यूशन ये रहेगा कि C का मास जो होता है वो होता है 12, H का मास होता है 1, सो x इंटू 12 प्लस 1 इंटू वाई, दिस शुड बी इक्वल टू 120। अगर आप ये एक इक्वेशन फॉर्म कर ले तो ये हो जाता है 12x प्लस वाई इक्वल टू 120। इसको आप इक्वेशन 1 कर लीजिए। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें 330 ग्राम्स दिया हुआ है, तो C का मास होता है 12 और O का मास होता है 16। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो 12 प्लस 16 इंटू 2 इंटू x। ये दिया हुआ है आपको 330, क्योंकि इसके x मोल्स का जो वेट है वो है 330। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे रख सकते हो। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको आता है 44x इक्वल टू 330। इससे आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट, 330/44। सिमिलरली y की वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है दूसरे पार्ट से, यानी कि आप लिखेंगे y/2 इंटू H2O का कितना होता है 18 होता है। इसका अगर आप कर रहे हो तो इसका लिखना पड़ेगा 270, तो इससे y की वैल्यू मिल जाती है 30। तो x और y की चूँकि आपको वैल्यू मिल चुकी है और ये कहा गया है कि इसमें आपको बताना ये है कि टोटल वेट कितना होगा परसेंटेज वाइज। अगर आप इसका देखना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे आप, उसमें आप सिंपली कार्बन का परसेंटेज अगर आप देखना चाहें तो कार्बन का वेट यहाँ पर 12x लिया था आपने, तो 12x अपॉन द टोटल वेट विच इज़ 120 इंटू 100, ये हो जाएगा कार्बन का परसेंटेज। तो ये कार्बन की x की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ही ली हुई है, तो दिस विल बिकम व्हाट 12 इंटू 330 अपॉन 44 इंटू 100 अपॉन 120। इसको सॉल्व करते हैं तो आपको आता है 75%। और जाहिर सी बात है अगर कार्बन 75% है तो हाइड्रोजन को बिना कैलकुलेट किए भी आप समझ सकते हो कि ये 25% ही होना चाहिए, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ है नहीं इस कंपाउंड में, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं है। सो 75 और 25, यानी कि सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा एंड दैट्स द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स, जिसका वेवलेंथ 300 नैनोमीटर्स दिया गया है, उसकी बतानी है। इसमें जो कांस्टेंट क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं बस उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है एनर्जी इक्वल टू NhC अपॉन लैम्डा, जहाँ पर n है नंबर ऑफ फोटॉन्स, h है प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, c भी दिया हुआ है विच इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा जो है वो तो 300 नैनोमीटर्स दे रखा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर क्या है 6.02 इंटू 10⁻23। प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34। c की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा की वैल्यू है 300 नैनोमीटर्स, और नैनोमीटर जो होता है 10⁻9 मीटर्स होता है, राइट। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर्स। तो इसको पुट करने के बाद आप सीधे सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर आना चाहिए, एंड दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी roughly around 399 into 10⁻³ जूल्स, जिसको आप 399
किलो जूल्स भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ C22 माइनस N22 माइनस एंड O22 माइनस रिस्पेक्टिवली आर। तो इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। इसमें सबसे इजी ट्रिक होता है बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का। अगर आप लंबा चौड़ा मैथ्स नहीं करना चाहते हो तो उसमें आप स्टार्ट कर सकते हो 14 इलेक्ट्रॉन से। 14 इलेक्ट्रॉन पे होती है बॉन्ड ऑर्डर 3, ठीक है। अब उसके एक कम या एक ज़्यादा पे आपको बॉन्ड ऑर्डर को 0.5 से कम करना होता है। तो अगर 15 पे जाते हैं तो ये हो जाएगा 3 से 0.5 कम यानी कि 2.5। अगर इसका नेक्स्ट हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन्स तो उसका हो जाएगा 2। 16 के बाद 17 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1.5। उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हो जाएगा 1। इस तरह से आप आगे बढ़ते रहते हो। सिमिलरली आप पीछे भी आओगे तो ऐसे ही करेंगे आप। तो यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका 2.5, 12 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2, 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1.5, 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1। इस तरह से आप चल सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं इसका इस्तेमाल करते हुए। C22 माइनस C22 माइनस यानी कि कार्बन के 2 एटम्स यानी कि 6 गुना 2 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि C22 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। सिमिलरली आप N22 माइनस का करेंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस 2 विच इज़ 16। तो इसमें आप देख रहे हो 16 पे बॉन्ड ऑर्डर आती है 2 और O22 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगी 16 प्लस 2 यानी कि 18, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगी 1। 3 2 1 ये सही उत्तर है। तो जाहिर सी बात है C22 माइनस की सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है। सही ऑप्शन बी कहलाएगा। At 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर द इंथैल्पीज ऑफ कंबशन आर गिवन। तो आपसे पूछा गया है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर तीनों के कंबशन के इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे। तो आइए लिख लेते हैं। सबसे पहला है H2 गैस को कंबस्ट करते हैं आप तो ये लिखेंगे आप H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू H2O। इस इक्वेशन का डेल्टा H दिया गया है -286 किलो जूल्स। ग्राफाइट के लिए अगर आप लिखेंगे C ग्राफाइट को कंबस्ट करते हैं आप तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद वो बनता है CO2 गैस और इसकी डेल्टा H हो जाती है -394। जबकि C2H6 गैस को कंबस्ट करते हैं आप तो आपको मिलता है CO2 गैस प्लस H2O गैस प्लस H2O लिक्विड। इसको आप बैलेंस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 3 और ये हो जाएगा 7/2। तो ये इक्वेशन हो जाती है। इस रिएक्शन का डेल्टा एच अगर आपको दे रखा है -1560 तो इस पूरे डेल्टा एच को इसके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स है उसके टर्म्स में आप लिख सकते हो। यानी कि इस केस में डेल्टा एच विच इज़ -1560 इसको आप लिख सकते हो उसके प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के डिफरेंस के तौर पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसके प्रोडक्ट्स ये हैं तो पहले प्रोडक्ट्स का नाम लिखेंगे 2 टाइम्स CO2 का फॉर्मेशन का इंथैल्पी है -394 जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप लिखेंगे 2 × -394। वाटर के लिए देखेंगे तो H2O का दे रखा है -286 तो यहाँ पर 3 मोल्स हैं तो 3 टाइम्स -286 करेंगे आप। तो ये होगा प्रोडक्ट्स के लिए माइनस। अब रिएक्टेंट की बारी आती है। रिएक्टेंट में इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी कि C2H6 का हमें पता नहीं है। इनफैक्ट यही पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। और 7/2 इंटू ऑक्सीजन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है क्योंकि ऑक्सीजन खुद एक एलिमेंट है और एलिमेंट जो भी होता है वो एलिमेंटल फॉर्म में जब तक रहेगा तब तक उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 ही रखी जाएगी। तो ये आपके पास आ जाता है। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो इस पर बस एक ही अननोन है डेल्टा एच C2H6। इसी को सॉल्व करना है और वही आपका आंसर है। तो इसको सॉल्व करने से डेल्टा एच C2H6 को सॉल्व करने से वैल्यू आती है -86 किलो जूल पर मोल और यही आपका आंसर है। यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला सवाल है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन इज x टाइम्स द हाफ लाइफ
ऑफ द रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ x इज़ व्हाट। तो किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम की जो फॉर्मूला होती है वो होती है 1/k ln r0 अपॉन RT। R0 जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और RT जो है वो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t है, तो ये देखना होता है। तो जाहिर सी बात है, जब हाफ लाइफ की बात होती है, हाफ लाइफ के टाइम पे R0 अपॉन RT हो जाएगी 2। अब 2 क्यों है? क्योंकि हाफ लाइफ पे ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाता है, राइट। सो R0 अपॉन R0 बाई 2 ये हो जाता है। तो उस केस में आप इसको ये लिखेंगे, राइट। और 90% के लिए आप क्या लिखोगे? तो लिखेंगे R0 अपॉन RT जो होगा फिर वो 90% कंज्यूम हो चुका होगा, यानी कि 10% ही बचा होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे R0 अपॉन R0 बाई 10, यानी कि इसकी वैल्यू लिखेंगे आप 10। तो बस इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को आपको लिखनी है, 90% के लिए ये और हाफ लाइफ के लिए ये। तो सवाल ये कहा गया है कि 90% के लिए x टाइम्स होता है हाफ लाइफ का। तो चलिए देख लेते हैं क्या करना है। तो हाफ लाइफ जो है वो आप अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से रखेंगे तो हाफ लाइफ के लिए क्या लिखेंगे? 1/k ln R0 अपॉन RT, यानी कि उसकी जगह आप लिखेंगे 2, राइट। तो ये इसकी जगह आप 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। इसका x टाइम्स होगा 90% वाला, यानी कि 1/k ln ये वाला ln ऑफ R0 अपॉन RT जो कि 10 की वैल्यू है, तो यहाँ पर ये लिखेंगे। तो बस इसको सॉल्व करना है और आपको बतानी है कि x की वैल्यू क्या है। तो k से k तो आप कैंसिल कर सकते हो, तो x की वैल्यू बचती है सिर्फ ln 10 अपॉन ln 2, जो कि ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पर ln 10 की वैल्यू दे रखी है 2.303 और log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.3010, जिसको भी आपको log से ln बनाना है, यानी कि 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2.303 इंटू 0.3010, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचता है जो वैल्यू वो आएगा 3.32 और यही आपका आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है मेटल्स जनरली मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, अमंग द फॉलोइंग द मेटल्स विथ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट विल बी व्हाट। सो एक चीज़ तो आप देख सकते हो कि मर्क्यूरी एकलौता ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फेज में होता है। गैलियम भी लिक्विड फेज में होता है, लेकिन वो हाथ पे रखने के बाद वो गलना शुरू होता है। तो उसका मतलब ये है कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट कुछ ज़्यादा नहीं है, राइट। वो इजीली मेल्ट हो जाता है, तो लिक्विड है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा। CS भी अगर आप देखेंगे, CS जो है वो भी बहुत लो मेल्टिंग सॉलिड होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दीज मेटल्स हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। इसका मतलब सही आंसर सिल्वर होना चाहिए। सिल्वर इन चारों में से सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला सॉलिड होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस रिप्रेजेंट हॉल हेराल्ड प्रोसेस। हॉल हेराल्ड प्रोसेस जो कि है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एल्यूमिनियम को आप एक्सट्रैक्ट करते हो, एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करते हो। तो सबसे पहली बात, हॉल हेराल्ड प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम के लिए यूज़ करते हैं, और अगर ये बात सही है तो डेफिनेटली आप C ऑप्शन और D ऑप्शन को कैंसिल कर दोगे, क्योंकि इसमें कहीं भी एल्यूमिनियम का जिक्र नहीं है। बात रही ये दो प्रोसेस की, इन दो प्रोसेस में आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम प्रोड्यूस किस में हो रहा है। प्रोड्यूस कहाँ हो रही है? ऑप्शन बी में ही हो रही है, इसलिए बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए हाउएवर, ये इसको आप कहते हो थर्माइट प्रोसेस, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर यील्ड करने वाला रिएक्शन है। इसमें एल्यूमिनियम कंज्यूम हो रहा है, ना कि प्रोड्यूस। तो इसका मतलब क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला सवाल यह है कि इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड एज द बाई प्रोडक्ट। तो ये बाई प्रोडक्ट वाला जो केस है वो होता है NaOH के प्रोडक्शन में, क्योंकि NaOH में आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो और इसका जो रिएक्शन होता है वो होता है कास्टनर केल्नर सेल में। और इसमें जो रिएक्शन होती है वो आप ये देख सकते हो, सोडियम अमलगम प्लस H2O इक्वल टू NaOH प्लस H2 प्लस Hg। तो यही है, इसमें आप देख सकते हो कि H2 गैस इज ऑल्सो गेटिंग प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। इसका मतलब सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड एज अ केमिकल इन सर्टेन टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए रहता है। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे सकता हो, वही आपको
इस तरह का काम देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मालूम है बेकिंग सोडा में होता है, राइट। बेकिंग सोडा में आपको HCO3 होता है, जिसको डिकम्पोज करते हो तो वो CO2 गैस बन के निकल जाता है। तो NO2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 ये बन के निकलता है। तो ये CO2 जो है वो आपके फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए काम आता है। तो जाहिर सी बात है बेकिंग सोडा विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि PCl5 इज़ वेल नोन बट NCl5 इज़ नॉट, वाई। तो सबसे मेजर रीज़न है वो ये है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो लिमिटेड है मैक्सिमम 4 तक। मतलब नाइट्रोजन 4 से ज़्यादा वैलेंसी वाले कंपाउंड नहीं बना सकता है। जैसे PCl5 की बात करें तो P भले वो नाइट्रोजन के ग्रुप में है, लेकिन P की वैलेंसी जो है वो एक्सपैंड हो सकती है, मैक्सिमम अप टू 6 तक जा सकती है, लेकिन नाइट्रोजन के पास सिर्फ 4 तक ही लिमिटेड है। अब क्यों है ऐसा? क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो नहीं होते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो d ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करके ही अपने वैलेंसी को एक्सपैंड करता है d ऑर्बिटल्स के कारण। तो d ऑर्बिटल्स बीइंग द मेजर रीज़न हियर। तो कहाँ दिख रहा है वो आपको? ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी कि बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स विथ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यानी डेल्टा O विल बी। अगर आप इन चारों ऑप्शंस को ध्यान में देखेंगे तो ये समझ में आता है कि सब में जो लिगेंड्स हैं वो सेम है, H2O 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 H2O, सबका चार्ज भी सेम है, इनफैक्ट C3+3+3+3+। तो ऐसे केस में हम कैसे डिफाइन करेंगे सही आंसर को? तो उसमें देखना ये होता है कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होती है वो होती है एटॉमिक नंबर यानी Z इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल। तो जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर रहेगा वही होगा। तो इन चारों में से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसकी आती है? क्रोमियम, मोलिब्डेनम, आयरन और ऑस्मियम में ऑस्मियम की सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। इट इज़ दैट ईजी। अगला क्वेश्चन है कि सम गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द गैसियस स्पीशीज विच डज नॉट कॉज इट। ये क्वेश्चन जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर में भी पूछा गया था। इसमें आपने देखा था कि मीथेन, ओजोन, वाटर ये सब ग्रीन हाउस गैस बढ़ाने में काम आते हैं, जबकि नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन डज नॉट कॉज ग्लोबल वार्मिंग, जबकि बाकी तीनों ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसके लिए सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला सवाल है कि अरेंज दी फॉलोइंग कार्बोकटायंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कई सारे फैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला है आपको रेजोनेंस देखना होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन देखना होता है और इंडक्टिव इफेक्ट देखनी होती है। ये सारे इफेक्ट्स जहाँ भी मिलेंगे या ज़्यादा इफेक्ट जहाँ मिलेंगे वो आपका सबसे स्टेबल कार्बोकटायन होगा, तो वो हमें देखना होगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन ए पर। तो ऑप्शन ए पर ये कार्बन जो है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट तो लगेगा क्योंकि दोनों साइड में कार्बन चेन्स है, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगी, यानी कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना जो है वो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देता है। यानी कि प्लस चार्ज के बाजू वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन हो, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन हो इनफैक्ट उतना ज़्यादा वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें 2 इफेक्ट काम कर रही हैं, एक है प्लस आई, दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड दैट्स इट। बस 2 इफेक्ट काम कर रही हैं इन तीनों में से। अगला देखते हैं ऑप्शन बी में। तो प्लस चार्ज यहाँ पर है, लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर अगर किसी प्लस चार्ज के नेक्स्ट एटम पे ही आ जाए तो वहाँ पर रेजोनेंस होने लगता है, यानी कि प्लस एम होने लगेगा जैसे। तो यानी कि प्लस एम इफेक्ट यहाँ पर दिखेगा। जो भी लोन पेयरधारी एटम्स होते हैं अगर वो प्लस चार्ज के बाजू में होते हैं तो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट भी मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कार्बन है, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है क्योंकि यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन भी मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ पर तीनों इफेक्ट्स हैं, प्लस एम, प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन। जबकि इसमें आप देखोगे कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन चूँकि ऑल्टरनेट पे नहीं है तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। माइनस आई इफेक्ट शो करने से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है कंपेयर टू ए, राइट, क्योंकि ए में ऐसा कोई विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ हो रही है, यहाँ पर आप माइनस आई इफेक्ट देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, दैट्स इट। तो इस हिसाब से देखा है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर आपको मिलेगा बी। उसके बाद नंबर आता है ए का, और तीसरा है सी का। तो ये सही उत्तर होना चाहिए, जो कि गिवन ऑप्शंस में से कहीं नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है वो बोनस
मिलेगा, यानी कि इसके आपको फ्री नंबर मिलने वाले हैं अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो, या फिर छोड़ भी दिया होगा तो, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत था और स्टूडेंट्स विल गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। अगला क्वेश्चन है कि बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कहता है कि द प्रेजेंस ऑफ वीकर पाई बॉन्ड्स मेक अल्कीन्स लेस स्टेबल दैन अल्केन्स। दूसरा है द स्ट्रेंथ ऑफ द डबल बॉन्ड इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक होता है। सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट ओवरलैप से बनता है, जबकि पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैप से बनता है, और साइड वाइज ओवरलैप को तोड़ना ज़्यादा आसान है क्योंकि वो ज़्यादा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो ये सही बात है, यानी कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है। दूसरा लिखा गया है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द डबल बॉन्ड इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन जो है किसी में सिंगल बॉन्ड है और किसी में दो बॉन्ड्स हैं, तो 2 बॉन्ड्स वाले ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, तो इसका मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी इसका मतलब स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी, इसका मतलब सही ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स या रिएक्शंस विल कन्वर्ट ए टू बी। तो एक विजिबल चेंज दिख रहा है आपको कि इसमें CH2 को CHO बनाया गया है। तो CH2 को CHO कैसे बना सकते हैं? डायरेक्टली तो नहीं बना सकते हैं, तो इसमें हमें कई सारी चीज़ें देखनी होंगी। अगर आप PCC ऑक्सीडेशन करते हो तो PCC ऑक्सीडेशन जो है वो pyridinium क्लोरोक्रोमेट होता है, वो अल्कोहल को एल्डिहाइड बना सकता है, ठीक है, अल्कोहल को एल्डिहाइड। तो यहाँ पर अल्कोहल तो है नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ओजोनोलिसिस क्या करता है? ओजोनोलिसिस में आप क्या करते हो कि डबल बॉन्ड जो होता है वो इस तरह से काट करके आप वहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड O प्लस डबल बॉन्ड O बैठा देते हो। अगर आप यहाँ पे ये काम करते हो ओजोनोलिसिस, तो क्या हो जाएगा ये? तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह का, ऐसा। अब ये तो आपका फाइनल आंसर नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है। तीसरा क्या है? BH3 विथ H2O2 विथ OH माइनस। इस रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और इसका काम होता है एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि इसमें आपको पहले वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसे। सबसे पहले आप इसे ऐसे रखोगे और इसमें आप अगर BH3 H2O2 OH माइनस करते हो तो ये बन जाता है OH इधर ऐड होगा और H इधर ऐड होगा, तो ये बन जाता है अल्कोहल। अब अगर अल्कोहल बन जाए तो अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना इजी होता है ना, क्योंकि ऑलरेडी आप देख चुके हो PCC ऑक्सीडेशन में अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया जाता है। अब इसमें आप PCC ऑक्सीडेशन अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा जो आपको डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो, यानी कि ये, और ये तब पूछिए, तो इसका मतलब सही उत्तर ऑप्शन सी होना चाहिए। जबकि अगर आप HBr विथ हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन विथ K2Cr2O7 करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। HBr ऐड करने से Br इधर ऐड हो जाएगा, और ऐसे केस में हाइड्रोलिसिस करोगे तो Br हट करके OH आ जाएगा, और ऐसे केस में अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, उल्टा एलिमिनेशन हो जाता है। तो K2Cr2O7 करने के बाद आपको वापस इसका ओरिजिनल रिएक्टेंट ही मिल जाएगा, यानी कि अल्कीन। तो ये वाला काम भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल्स डोंट गेट ऑक्सीडाइज्ड फर्दर, इंस्टेड दे विल लूज हाइड्रोजन इन ऑर्डर टू बिकम अल्कीन। तो वो देखना होता है, तो इसका मतलब सही ऑप्शन सी ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि हेक्स 4-in-2-ol ऑन ट्रीटमेंट विथ PCC gives A on reaction with sodium hypoiodide gives B, which on further heating on soda lime gives C. The compound C is what? तो यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो ये है कि हेक्स 4-in-2-ol कैसा दिखता है। ये है हेक्स 4-in-2-ol। इसको आपको करना है PCC से ट्रीटमेंट, और PCC क्या करता है? अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। चूँकि ये 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा ऑक्सीडाइज होकर के कीटोन्स ही बनते हैं, यानी कि CHOH बन जाएगा अब C डबल बॉन्ड O। सो ये आपको मेजर चेंज मिलेगा कि PCC का काम CHOH को C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करने का है। अब इसको हम कहेंगे A, क्योंकि यही लिखा गया है। नेक्स्ट है सोडियम हाइपोआयोडाइड, यानी कि सोडियम NaOI, और सोडियम NaOI क्या करता है? ये है आयोडोफॉर्म रिएक्शन का ही दूसरा नाम, ठीक है। NaOI क्या होता है? आयोडोफॉर्म रिएक्शन करता है। आयोडोफॉर्म यूजुअली हम देखते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स में होता है जिसमें COCH3 ग्रुप होती है। अब इसमें ये ग्रुप है, इसका मतलब ये भी COCH3 करेगा। इस COCH3 में जो CH3 वाला पार्ट होता है, इस कार्बन से आपको आयोडोफॉर्म बनता है, और साथ में ये जो CO है वो ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलेट ग्रुप बन जाता है।
तो यानी कि सोडियम हाइपर आयोडाइड से ट्रीट करने के बाद ए जो है वो बन जाएगा कुछ इस तरह। अब उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सोडा लाइम के साथ आपको ट्रीट करना है, क्योंकि ये सोडियम कार्बोक्सिलेट का सॉल्ट है और ऐसे सॉल्ट्स जो होते हैं वो सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन शो करते हैं। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन यानी कि CO2 का लॉस, NaOH और CaO विथ हीट, इसमें ये CO2 चला जाता है और वहाँ पर Na+ की जगह पे H आ जाएगा, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन के बाद केवल ये वाला पार्ट और इधर आ जाएगा H, यानी कि ये है आपका फाइनल आंसर। ये कंपाउंड क्या है, ये 2-ब्यूटीन है और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि द कन्वर्जन ऑफ प्रोपेन 1-ऑल टू N-ब्यूटाइलामाइन इन्वॉल्व सीक्वेंशियल एडिशन ऑफ रिएजेंट्स, द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ रिएजेंट्स इज व्हाट। सबसे पहले आपको बनाना है प्रोपेन 1-ऑल से N-ब्यूटाइलामाइन, यानी कि ये इसमें आप देख लो कि एक कार्बन एक्स्ट्रा है। अब एक्स्ट्रा कार्बन कहाँ से ऐड होगी, तो आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आप SOCl2 से आप ट्रीट करोगे, ठीक है। SOCl2 ट्रीट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप HCl यूज़ करते हो तो ये जो 1 डिग्री कार्बन पे लगा है ये 2 डिग्री पे आ जाएगा, क्योंकि HCl एसिडिक मीडियम है और एसिडिक मीडियम में रीअरेंजमेंट होने की संभावना होती है ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो ये हम SOCl2 वाला यूज़ करने वाले हैं। HCl यूज़ करने से प्रोपेन 2-ऑल बन जाता है, इसका मतलब ऑप्शन बी और डी नहीं हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं KCN के यूज़ पर। तो KCN यूज़ करने से ये बन जाता है ये, यानी कि Cl को CN रिप्लेस कर देता है और यहाँ पर CN आ जाएगा और फाइनली इसको आप रिड्यूस कर दोगे, और रिडक्शन करने के लिए कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो CH3NH2 इज़ नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट बट हाइड्रोजन इज़, तो यहाँ पर H2Ni और Na विथ C2H5OH, ये क्या करता है, CN को CH2NH2 बना देता है, यानी कि दोनों साइड में C पे भी 2 हाइड्रोजन ऐड करेगा और N पे भी 2 हाइड्रोजन ऐड करेगा। इसका मतलब सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर वो होते हैं जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स मिल करके एक छोटा मॉलिक्यूल इजेक्ट भी करते हैं। इन सब में सही आंसर होना चाहिए ब्यूना एन। ब्यूना एन जो होता है वो एक एडिशन पॉलीमर है, जैसे कि आप देख सकते हो डैक्रॉन, सिलिकॉन और नाइलॉन, ये सब जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं, इसलिए ये सब जो है वो आपके आंसर नहीं होंगे। ब्यूना एन इज एडिशन पॉलीमर, सो यही आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन डायरेक्टली NCERT बुक के टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड है। द स्ट्रक्चर विच इज शोन बिलो इज विच वेल नोन ड्रग मॉलिक्यूल। ये ड्रग मॉलिक्यूल है सिमेटेडीन, जैसे आप देख सकते हो NCERT के टेक्स्ट बुक में ये स्ट्रक्चर दी गई। तो अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं है तो फिर दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, बट that's what the correct answer is. अगला सवाल है कि in the flame test of a mixture of salts, a green flame with blue center is observed. Which of the following cation may be present? तो यहाँ पर आपको 4 कटायन दिए गए हैं। Cu2+ का कलर होता है ब्लू और यही आपको चाहिए, इसका सही उत्तर ए होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट Sr2+ का कलर होता है क्रिम्सन रेड, कैल्शियम का होता है ब्रिक रेड और बेरियम 2+ का होता है एप्पल ग्रीन। ग्रीन फ्लेम विद ब्लू सेंटर, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले सेक्शन में आपको इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं, आपको नियरेस्ट इंटीजर तक राउंड ऑफ करना होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि 300 केल्विन पर 3 ग्राम का एक सैंपल ए है, गैस ए, जो कि सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 0.2 ग्राम्स हाइड्रोजन एट 200 केल्विन एट द सेम प्रेशर। द मोलर मास ऑफ गैस इज ए ग्राम्स पर मोल। द मोलर मास ऑफ गैस ए इज डैश ग्राम्स पर मोल। आपको पूछा गया कि वो मोलर मास क्या होगा, अज्यूमिंग दैट द बिहेवियर इज आइडियल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों गैसेस जो हैं इसमें सेम प्रेशर पे है और टेम्परेचर्स अलग अलग हैं यहाँ, राइट, लेकिन वॉल्यूम सेम है, सेम वॉल्यूम एंड सेम प्रेशर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे PV = nRT पे, तो जो कांस्टेंट चीज़ है यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम, इन दोनों को छोड़ करके ये R कांस्टेंट है, यानी कि इस केस में नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर की ही वेरिएशन है। इसका मतलब ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा N1T1 = N2T2, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे तो क्या है 3/x मान लेते हैं। मोलर मास जो यहाँ पर ए का नोन है, मान लीजिए कि x है, तो कितने मोल्स हो जाएंगे ए के 3/x इनटू उसका टेम्परेचर यानी कि 300 = 0.2 ग्राम्स अपॉन मोलर मास ऑफ H2 होता है 2 × 200। ये करेंगे आप तो x की वैल्यू आती है 45, यही उसका सही उत्तर है 45। अगला क्वेश्चन है ए कंपनी डिजॉल्व्स x अमाउंट ऑफ CO2 एट 298 केल्विन इन 1 लीटर ऑफ वाटर टू प्रिपेयर सोडा वाटर। x की वैल्यू यहाँ पर दी गई है डैश इंटू 10⁻³ ग्राम्स, नियरेस्ट इंटीजर में आपको चाहिए। अब आपको बाकी सारे डेटा दिए गए हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सिंपली एक हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है।
हेनरीज लॉ का क्वेश्चन, हेनरी लॉ जो होती है वो होती है P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। एक्स यहाँ पर मोल फ्रैक्शन होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 की बात करेंगे अपन, तो ये हमें रखना होगा। प्रेशर यहाँ पर दी गई है कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कि P ऑफ CO2 आपको चाहिए यहाँ पर, तो ये दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 0.835, सो विल पुट दैट वैल्यू 0.835। KH भी दिया गया है 1.67 किलो बार, यानी कि उसको 10⁻³ करना पड़ेगा, इनटू मोल फ्रैक्शन आपको चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, तो मान लीजिए कि जो वैल्यू है ये W मान लेते हैं, W इंटू 10⁻³ है, ठीक है, या पूरे वेट को ही आप W मान लीजिए, जो सॉरी इसमें आप जो x दिया हुआ है इसी को x अज्यूम कर लेते हैं, कैपिटल X डिवाइड बाय 44, क्योंकि 44 उसका x ऑफ CO2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, तो इसी को हम यूज़ करने वाले हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो सेम चीज़ यहाँ पे आएगी x अपॉन 44 इंटू प्लस बाकी जो 1 लीटर ऑफ वाटर है, तो अज्यूम करते हैं कि 1000 ग्राम्स है, 1000 अपॉन 18, तो ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इस पूरे इक्वेशन में जो अननोन है वो सिर्फ और सिर्फ x है, तो x को ही सॉल्व करना है। तो x को आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलती है 1222.8 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। अब ये चूँकि इसके बराबर है तो इसको आप राउंडेड ऑफ करेंगे नियरेस्ट इंटीजर पे, तो क्या लिखेंगे आप, 0.8 है तो उसको आप लिख देंगे 1223, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1223, सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि PCl5 dissociates as this equation, 5 moles of PCl5 are placed in 200 लीटर वेसल, इसमें 2 मोल्स नाइट्रोजन है और 600 केल्विन पर रखा गया है, इक्विलिब्रियम प्रेशर 2.46 दिया गया है, इसमें Kp की वैल्यू पूछी गई है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स सही करने हैं, तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। तो उसमें PCl5 इक्वल्स PCl3 प्लस Cl2 आप करेंगे। T इक्वल टू 0 पर इनिशियली आपको 5 मोल्स ऑफ PCl3 रखे गए हैं, तो 5 रखेंगे, विच कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ N2। 2 मोल्स ऑफ N2 है, मतलब वो टोटल मोल्स में ऐड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको चूंकि इस इक्वेशन में नाइट्रोजन का जिक्र नहीं है तो उसको आप ऐसे ही रखेंगे। तो T इक्वल टू 0 पर ये है, इक्विलिब्रियम पे आने के बाद 5 माइनस x हो जाता है, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो इसमें आपको टोटल मोल्स करेंगे तो 5 माइनस x प्लस x और नाइट्रोजन के 2 मोल्स भी आप इसमें ऐड करेंगे तो +2 हो जाएगी, तो उसको लिखेंगे आप, तो क्या हो जाएगा ये 7 + x। अब इसमें आपको आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करनी है टू फाइंड टोटल प्रेशर, तो उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो PV इक्वल टू nRT, P यहाँ पर क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा, जो कि आपको दे रखी है इक्विलिब्रियम प्रेशर 2.46, विल पुट दैट वैल्यू। वॉल्यूम जो दे रखी है वो है 200, नंबर ऑफ मोल्स हमने 7 + x निकाल ही लिया है, R की वैल्यू होगी 0.0821, क्योंकि लीटर्स की बात हो रही है, लीटर ATM की, तो वो रखेंगे, और टेम्परेचर यहाँ पर 600। इस पूरे प्रकरण में सिर्फ x ही अननोन है, तो इसको x को सॉल्व करेंगे तो आपको आती है 3 वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो यहाँ पर है x की वैल्यू 3 आनी चाहिए, यानी कि अगर x की वैल्यू 3 हो जाती है तो 5 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 2, ये हो जाएगी 3, ये हो जाएगी 3, और ये हो जाएगी 7 + x, यानी कि 7 + 3 यानी कि 10। तो मोल फ्रैक्शन आप देख सकते हो, मोल फ्रैक्शन PCl5 का हो जाएगा 2/10, यानी कि 1/5। PCl3 के लिए आप लिखेंगे 3/10 और Cl2 के लिए भी 3/10। तो ये मोल फ्रैक्शंस रेडी हो गए। अब आपको Kp निकालनी है, बहुत सिंपल सी काम है। Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर्स चाहिए आपको, तो आप टोटल प्रेशर है 2.46 इंटू उसका मोल फ्रैक्शन, यानी कि PCl3 का 3/10 है, तो 3/10 लिखेंगे आप, 2.46 इंटू 3/10 अपॉन 2.46 इंटू 2/10, क्योंकि Kp का फॉर्मूला जो है आप इस इक्वेशन के अनुसार लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। अब ये सारी चीज़ें होंगी, अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो फाइनल आंसर आती है 1107 इंटू 10⁻³ और यही 1107 जो है वो इस जगह पे आप भरेंगे, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1107। अगला क्वेश्चन है कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर KCl
at this much temperature is this much, if the conductivity is this much, then cell constant will be what? तो रेसिस्टेंस दी गई है यानी कि ये है R, तो R ये है तो G हो जाती है 1/R यानी कि 1/1750। कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी दे रखी है 0.152 इंटू 10⁻³ और इसको आपको G स्टार फाइंड करना है। तो फॉर्मूला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कप्पा इक्वल टू G स्टार, यानी कि G स्टार आपको अगर फाइंड करना है तो कप्पा अपॉन G करेंगे। तो कप्पा की वैल्यू दे रखी है 0.152 इंटू 10⁻³ और G की वैल्यू है 1/1750। सॉल्व करेंगे आप, उत्तर आता है 266 इंटू 10⁻³। यही आपका उत्तर है 266 और इसी को आप फिल करेंगे इस जगह पे, यही आपका आंसर। अगला है कि when 200 ml of 0.2 molar acetic acid is shaken with 0.6 grams wood charcoal, the final concentration of acetic acid after adsorption is 0.1 molar. The mass of acetic acid adsorbed per gram of carbon equal to what? तो weight of the wood charcoal तो दे रखी है 0.6, ये तो फाइनली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन कितना मास एब्जॉर्ब हुआ तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स का आप डिफरेंस देख लीजिए। तो मास जो ओरिजिनली था ऑफ एसिटिक एसिड पहले था 0.2 मोलर्स, तो 0.2 मोलर्स इंटू उसका 200 ml है तो 200/1000 ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, और एसिटिक एसिड का मोलर मास होता है 60। ये था पहले, अभी बाद में अगर आपको निकालना है तो 0.2 की जगह हो जाता है वो 0.1। तो इसको अगर आप बिफोर के बाद आफ्टर का देखेंगे तो 0.2 की जगह आप 0.1 लिखेंगे। तो कितना डिफरेंस है इस मास में, तो डिफरेंस अगर आप दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या आएगा, इसमें आप कॉमन भी ले सकते हो बहुत सारी चीज़ें, तो उसे रखने के बाद आपको मिलती है ओनली दिस मच इज़ द आंसर, क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ उसका एब्जॉर्ब हो चुका है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलती है 1.2 ग्राम्स। अब 1.2 ग्राम्स को कितने ग्राम्स चारकोल ने एब्जॉर्ब किया है 0.6 ग्राम्स ने, तो पर ग्राम कितना आएगा, इसलिए पर ग्राम एब्जॉर्प्शन विल बी 1.2 डिवाइड बाई 0.6 विच इज़ 2 ग्राम्स। यही आपका उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर 2 भरना पड़ेगा आपको। अगला सवाल है कि हाउ मेनी ऑफ दीज मिनरल्स आर सल्फाइड बेस्ड। सल्फाइड जो होती है वो होती है S2-, तो सबका फॉर्मूला देखना पड़ेगा। बराइट जो है, बराइट का फॉर्मूला होता है BaSO4, बेरियम सल्फेट। ये सल्फेट है, नॉट सल्फाइड, ठीक है, बेरियम सल्फेट। तो ये सल्फाइड आपको चाहिए, ये तो आपका आंसर नहीं होगा। गैलेना यहाँ पर PbS होता है, यानी कि ये सल्फाइड बेस्ड है, यानी कि ये होगा। जिंक ब्लेंड भी ZnS होता है, ये भी सल्फाइड बेस्ड है। और कॉपर पायराइट होता है CuFeS2, इसमें भी सल्फर जो है वो सल्फाइड और सी होता है। इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन 3। अगला सवाल है कि मैंगनीज 6 जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है एसिडिक सॉल्यूशन में। द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स विल बी व्हाट। तो किसी भी मैंगनेट आयंस को अगर आप न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं तो वो MnO4 जो है, इसी को आप मैंगनीज 6+ कहते हो, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, वो हो जाएगा MnO2, और दूसरा बनेगा वो MnO4-। MnO2 में उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +4, जबकि MnO4 में होता है ऑक्सीडेशन नंबर +7। इसका डिफरेंस पूछा जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 4 और 7 के बीच में डिफरेंस। अगला सवाल है 0.2 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज सब्जेक्टेड टू एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय डूमास मेथड। इसमें नाइट्रोजन की वॉल्यूम मिली है 22.4 मिलीलीटर्स, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितनी होगी। तो पहले देख लेते हैं कि इस नाइट्रोजन का वेट कितना है इस 22.4 ml में। ये लीटर्स है, ठीक है, क्योंकि ml को आप लीटर में कन्वर्ट कर रहे हो। आपको मालूम है 1 मोल नाइट्रोजन का वेट होता है 28 ग्राम्स और उसकी वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर्स। तो 22.4 लीटर्स में अगर 28 ग्राम है तो इतने लीटर्स में कितनी होगी, तो 28/22.4 इंटू 22.4 इंटू 10⁻³ यानी कि 28 इंटू 10⁻³ ग्राम्स आपको मिल रही है नाइट्रोजन की। और ये ग्राम्स जो है वो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रही है, यानी कि मास परसेंटेज निकालने के लिए दिस अपॉन दिस इंटू 100 करेंगे आप। तो परसेंटेज जो होगी वो होगी 28 इंटू 10⁻³
अपॉन ओरिजिनल कंपाउंड का वेट 0.2 इंटू 100 करेंगे, इससे वैल्यू आती है 14 की, यानी कि सही आंसर होगा 14%। अगला सवाल है कि इसमें एक्वस NaOH आप यूज़ कर रहे हो, NaOH विद वाटर, मतलब ये दिखाता है कि ये SN2 होने वाला है। और SN2 क्या करता है, वो कन्फिग्रेशन को फ्लिप कर देता है। तो इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो SN2 जो है वो लीविंग ग्रुप पे होता है, पाई बॉन्ड पे नहीं। तो इसका फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ Cl को रिप्लेस करके OH लग जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। तो पाई के इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों जो हैं वो वैसे ही रहेंगे। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी भी 2, तो 2 ही इसका सही उत्तर है। और लास्ट क्वेश्चन है कि एलेनाइल ग्लाइसाइल ल्यूसाइल एलेनाइल वैलिन, द नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस इज व्हाट। तो इसमें ये जो अमाइनो एसिड्स के नाम दिए गए हैं, सारे नाम्स को आपको उसके स्ट्रक्चर्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस ही पूछे गए हैं। तो जितना जितने भी पेप्टाइड होते हैं, जैसे जितने भी अमाइनो एसिड लिंकेज होते हैं, उससे एक संख्या कम वाली पेप्टाइड लिंकेज ही होती है। जैसे मान लीजिए अगर 4 अमाइनो एसिड हैं तो उसमें 3 पेप्टाइड लिंकेज मिलती हैं। तो बस यही लॉजिक लगाना है कि इसमें कितने टोटल आपको अमाइनो एसिड दिख रहे हैं। तो नाम से स्पष्ट है, एलेनाइल ग्लाइसाइल ल्यूसाइल एलेनाइल वैलाइन, तो 5 आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। तो 5 अमाइनो एसिड होंगी, तो यानी कि इसमें 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स मिलेंगे, यानी कि सही आंसर होना चाहिए 4। दैट्स इट, यही आपका उत्तर है। इसी के साथ 24 जून के सारे पेपर्स ख़त्म होते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे 25 जून वाले पेपर्स मॉर्निंग शिफ्ट से। अगले वीडियो का सोल्यूशन देखने के लिए केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।